मोटी दृष्टि से तो धरती माता भी धूल मिट्टी मात्र है। देखने में कुछ वस्तुएं बिल्कुल सामान्य लगती हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होता है कि वे असामान्य हैं। उनका मूल्य मोटी कसौटी पर जितना स्वल्प आंका गया था, वैसा नहीं वरन कहीं अधिक था। मिट्टी को ही ले, यह अपने चारों ओर असीम मात्रा में बिखरी पड़ी है। मुफ्त में चाहे जहां से इसे उठाया जा सकता है। वह निर्जीव मालूम पड़ती है, किंतु जब उसे वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाता है तो प्रतीत होता है कि उसका प्रत्येक कण बहुमूल्य रासायनिक पदार्थों से बना है। बीज तो नगण्य से निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः पौधे और वृक्ष जमीन की रासायनिक स्थिति के कारण ही उपजते और बड़े होते हैं। प्राणियों का आहार मुख्यतः वनस्पति ही है। मांस भी वनस्पति का ही एक उत्पादन है। इन्हीं के सहारे शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। भूमि की रासायनिक जीवन शक्ति ही प्राणियों के शरीर को प्राण धारण करने में समर्थ बनाती है। संसार में छाई हरितिमा ही इस संसार की शोभा व श्रृंगार है। प्राणवायु और वर्षा जैसे बहुमूल्य उपहार इन वृक्ष वनस्पतियों से ही मिलते हैं। ईंधन, छाया, फल, फूल आदि अनेक लाभ उनके ही हैं। ये सब इस मिट्टी धूल का ही चमत्कार है, जो मोटी दृष्टि से निरर्थक और महत्वहीन प्रतीत होती है। वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों का मूल्यांकन मोटी दृष्टि से नहीं हो पाता। इसलिए जो कुछ इर्द गिर्द बिखरा पड़ा है वह अपर्याप्त एवं असंतोषजनक लगता रहता है। पर यदि उन पर गहरी दृष्टि डाली जाए और सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया जाए तो प्रतीत होगा कि हमारे भीतर और बाहर सब कुछ महत्वपूर्ण ही भरा पड़ा है। हमारी मोटी बुद्धि उसका मूल्यांकन नहीं कर पाती। वृक्ष वनस्पतियों की उत्पत्ति और वृद्धि किसी क्षेत्र की भूमि के स्तर पर निर्भर रहती है। भूमि की विशेषताओं के आधार पर अमुक वनस्पतियां, धान्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते हैं। उनके स्वाद और गुणों में भी अंतर रहता है। बंबई का केला और नागपुर का संतरा, लखनऊ का खरबूजा अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं। उन्हीं पौधों को, उन्हीं बीजों को अन्यत्र बोया लगाया जाए तो वैसी पैदावार ना होगी जो उपर्युक्त स्थानों पर संभव होती है। यह भूमि की, उसमें रहने वाले रसायनों की विशेषता का ही परिणाम है। ऊसर भूमि में तो कुछ भी पैदा नहीं होता। रेगिस्तानों में और चट्टानों पर तो हरियाली का एक तिनका भी नहीं मिलता। किसी किसी क्षेत्र में दलदलों में घास तो जमती है, पर वह ऐसी अनुपयुक्त होती है कि उसे कोई नहीं खाता। जलाने के अलावा और किसी काम नहीं आ पाती। इसमें दोष घास का नहीं, जमीन का है। यदि उस क्षेत्र में कोई अच्छी घास बोई जाए तो भी कुछ आशाजनक परिणाम नहीं निकलेगा। भूमि की महत्ता को प्रथम गिना जाता रहेगा। यदि वह उर्वरक है तो कुछ न बोने पर भी प्रकृति क्रम से उसमें घास उगाएगी और पक्षियों के बीट द्वारा जा पहुंचे बीज उगकर वह क्षेत्र हरा भरा और फला फूला बन जाएगा। वन्य क्षेत्रों में मनुष्य की पहुंच से बाहर के अनेक स्थान ऐसे होते हैं जहां की हरितिमा, जलवायु और शोभा सुषमा देखते ही बनती है। इसे भूमि का एकाकी प्रयास कह सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि और साधनों का इन क्षेत्रों में समन्वय हो जाए तब तो कहना ही क्या। पर यदि वैसा ना हो सके तो भी वह भूमि अपने बलबूते पर ही अपने क्षेत्र की शोभा, सुषमा और प्रकृति संपदा से भरा पूरा बनाए रह सकने में समर्थ बनी रहेगी। पृथ्वी बाहर से उपेक्षणीय धूल मिट्टी मात्र मालूम पड़ती है, पर उसका विश्लेषण जब प्रयोगशाला में किया जाता है तो प्रतीत होता है कि उस धूल मिट्टी में कितने बहुमूल्य रासायनिक खनिज भरे पड़े हैं एवं कितने उपयोगी जीवाणुओं का निवास हो रहा है। इन्हीं सब पदार्थों से वनस्पतियां बनती हैं। वे सीधी अथवा पशु शरीरों में होकर दूध आदि द्वारा हमारे पेट में पहुंचती है।
वह आहार ही शरीर और मन के रूप में चलता फिरता, हंसता बोलता और सोचता समझता दिखाई पड़ता है। प्रकारांतर में ये सब धरती के ही अनुदान है। वनस्पतियों की, प्राणियों की व मनुष्यों की सत्ता वस्तुतः परोक्ष रूप से पृथ्वी का ही रूपांतरण है। बाहर से ठंडी दिखने वाली पृथ्वी अपने भीतर कितना प्रचंड तापमान दबाए बैठी है, इसे मोटी दृष्टि से नहीं वरन विशेष उपकरणों से ही देखा जाना जा सकता है। धरती के अंतराल में छिपी शक्ति का यदा कदा परिचय तब मिलता है जब ज्वालामुखी फूटते और भूकंप आते हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उसे अपने स्थान पर टिकाए हुए है और अन्य ग्रह नक्षत्रों के साथ संतुलित संबंध जोड़े हुए है। यह सब सामान्य बुद्धि और मोटी दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जो महत्वपूर्ण है उसे जानने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। उसी के सहारे यह जाना जा सकता है कि यहाँ नगण्य नहीं, सब कुछ महत्वपूर्ण ही चारों ओर भरा पड़ा है। पृथ्वी का अर्धव्यास 6000 किलोमीटर है। उसकी ऊपरी चट्टानी परत 65 से 80 किलोमीटर मोटी है। इसे एक पतली झिल्ली ही कह सकते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के भीतर उतरते हैं वैसे वैसे वह अधिक गर्म दिखाई पड़ती है। हर 30 मीटर पर प्रायः 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। 99 डिग्री तापमान पर पानी उबलकर भाप बनने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि 65 से 80 किलोमीटर गहरे उतरने पर कोई वस्तु ठोस रूप में नहीं हो सकती। जो कुछ होगा वह पिघले रूप में या गैस रूप में ही होगा। ऊपरी परत धीरे धीरे ठंडी होकर सिकुड़ती जाती है। इस सिकुड़न से भीतरी गैसों पर दबाव पड़ता है और उसमें से विस्फोट होते रहते हैं। जहां भी झिल्ली पतली या कमजोर होती है वहीं से यह विस्फोट सुगमता पूर्वक बाहर आ जाते हैं। इन्हें ज्वालामुखियों के रूप में देखा जा सकता है। पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करें तो बहुमूल्य खनिज संपदाएं उपलब्ध होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि धातुएं, हीरा, पन्ना आदि रत्न व कोयला, पेट्रोल आदि उपयोगी साधन धरती को खोदकर ही निकाले जाते हैं। परिचित ऊपरी परतों से अपरिचित गहरी परतें किसी भी प्रकार कम महत्व की नहीं है। भूमि के नीचे दबा हुआ जल ही कुओं, सरोवरों में भरा पड़ा है। इन्हीं से हमें शरीर की, खेतों की तथा कारखानों की प्यास बुझानी पड़ती है। बादल तो थोड़े दिन बरसते हैं। हम सब का गुजारा तो उसी पानी से होता है जो धरती ने अपने अंचल में समेट कर रखा होता है। धरती के उपकारों और अनुदानों पर जब विचार करते हैं तो अपनी सहज श्रद्धा फूट पड़ती है और जन्मदात्री माता की भांति धरती माता के चरणों में हमारा मस्तक झुक जाता है। ये दिव्य अनुभूतियां भावनात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने के उपरांत ही होती हैं। मोटी दृष्टि से तो उपेक्षणीय धूल मिट्टी केवल पैरों तले मुद्दतों से रौंदी जाने वाली नगण्य वस्तु मात्र है। उसे भारत माता के रूप में, धरती माता के रूप में तो भाव भरी पुलकन ही प्रस्तुत करती है। धरती की अपनी महत्ता है, पर वह प्रकट प्रस्फुटित तभी होती है जब उस पर सूक्ष्म दृष्टि का प्रकाश पड़ता है। एक सुसंपन्न सागर हमारे भीतर भी भरा पड़ा है। इस पृथ्वी का 2/3 भाग जल में डूबा हुआ है और 1/3 पर थल दिखाई पड़ता है। थल में जो जीवन, सौंदर्य और वैभव दिखाई पड़ता है वह भी जल का ही अनुदान है। समुद्री पानी भाप बनकर बादलों की तरह आकाश फोड़ता है और फिर कहीं बरसकर वृक्ष, वनस्पति, अन्न, फल आदि उत्पन्न करता है। जीव उसी पर जीवित हैं। जल देवता का यह अनुग्रह थल पर ना हो, पानी ना बरसे तो सर्वत्र शमशान जैसी भयंकरता दिख पड़े। फिर ना कहीं पेड़ पौधे, घास पात दिखाई पड़े और ना जीव जंतु। तवे की तरह जलती हुई जमीन तब केवल रेतीले आंधी तूफानों की गर्द गुबार से ही भरे रहे। समुद्र में अपार संपदा भरी पड़ी है।
जितना सोना चांदी, रत्न राशि, धातुएं, रसायनें पृथ्वी पर दिखाई पड़ती हैं, उनमें सैकड़ों गुनी अधिक सागर तल में दबी पड़ी हैं। मनुष्य उन्हें जानता नहीं या अभी ढूंढ नहीं पाया। इससे उस अपार संपत्ति भंडार की गरिमा कम नहीं होती। इस पृथ्वी पर जितना पेट्रोलियम है, उसका 40% भाग समुद्र के गर्भ में है। उसे निकालने का थोड़ा सा प्रयत्न अभी सिर्फ कम्युनिस्ट देशों में आरंभ हुआ है। वह जब बड़े पैमाने पर निकाला जाने लगेगा तो पेट्रोल की कोई कमी नहीं रहेगी। लगभग 40 प्रकार के उपयोगी खनिज एवं रसायन समुद्र में प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। उन्हें जब बाहर लाया जाएगा तो उनसे भी संपत्ति एवं सुविधाएं बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलेगी। शोधकर्ताओं के अनुसार अकेले प्रशांत महासागर में ही 10 अरब टन सोना, 50 करोड़ टन चांदी, 20 अरब टन यूरेनियम और अरबों टन मैग्नीज भरा पड़ा है। इन संपदाओं के भंडार में हर वर्ष करोड़ों टन की वृद्धि हो जाती है। ये आंकड़े तो एक समुद्र के हैं। संसार के अन्य समुद्रों का भी लेखा जोखा लिया जाए तो प्रतीत होगा कि इस समुन्नत कही जाने वाली परिस्थिति में भी धरती की संपदा की तुलना में समुद्र का वैभव कहीं अधिक है। बढ़ती हुई आबादी को खुराक देने के लिए अब समुद्र का द्वार खटखटाने की तैयारी की जा रही है। लॉकहीड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री ए कार्ल कोशियन का कथन है कि अगले दिनों धरती पर मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकने में असमर्थ हो जाएगी। तब जीवित रहने के लिए समुद्र का आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई चारा ना रहेगा। जो समुद्री अनुसंधान इन दिनों चल रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि समुद्र में मीठा पानी प्राप्त करने के, खाद्य सामग्री उगाने के, खनिज तथा बिजली प्राप्त करने के इतने उपाय अगले 10 वर्षों में ही खोज निकाले जाएंगे, जिनके आधार पर भावी पीढ़ी को जीवन निर्वाह की आवश्यक साधन सामग्री उपलब्ध हो सके। यदि जनसंख्या वर्तमान क्रम से बढ़ती रही तो खाद्य समस्या का हल समुद्री वनस्पतियों से ही निकलेगा। अन्न की तो वर्तमान आबादी के लिए भी कम पड़ती है। रासायनिक खादों, जल व्यवस्थाओं एवं यंत्रों द्वारा समुन्नत कृषि करने पर भी खाद्य उत्पादन में इस क्रम से वृद्धि नहीं हो सकती है जिस क्रम से कि जनसंख्या बढ़ रही है। इस अन्न संकट को दूर करने के लिए समुद्र की शरण में जाने के अतिरिक्त और कहीं आश्रय नहीं मिल सकता। समुद्र से लेकर छोटे से छोटे पोखर, जोहड़ों तक कई प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। काई को हर कोई जानता है, पर एक काई ही नहीं, जल में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का व्यापक क्षेत्र है, जिनके अंतर्गत उनके लाखों आकार, प्रकार और वंश वर्ग आते हैं। आमतौर से वे जलचरों का आहार रही हैं। मनुष्य के लिए धरती पर उपजने वाली वनस्पतियां ही काफी थीं। वह उन्हीं से गुजारा कर लेता था और उन जल वनस्पतियों की बात ही क्यों सोचता। पर अब तो स्थिति ही बदल गई। जनसंख्या की वृद्धि ने नए आधार खोजने के लिए विवश कर दिया है। इस विवशता में वरुण देवता का दरवाजा खटखटाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। जल वनस्पतियों में मनुष्य के खाए जाने योग्य सबसे उपयुक्त वनस्पति ढूंढ निकाली है, क्लोरेला। यह बहुत छोटे प्रकार की एक काई की ही किस्म है, पर जो तत्व पाए जाते हैं वे मनुष्य ही नहीं, अन्य थलचरों की, पशु पक्षियों की भी खुराक बन सकने योग्य हैं। क्लोरेला में 50% प्रोटीन व चिकनाई 7% होती है। पके नींबू की तुलना में विटामिन और उपयोगी किस्म के कार्बोहाइड्रेट उसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। भावी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए संसार के प्रमुख 10 देशों ने इसकी कृषि करनी आरंभ कर दी है। बड़े पैमाने पर इस प्रयोग को हाथ में लेने वालों में अमेरिका, जापान, हॉलैंड, जर्मनी और इजराइल मुख्य हैं। यह कृषि बड़ी सरल और कम खर्च की है।
एक किसान बिना किसी मदद के अकेला ही 100 एकड़ इस कृषि की देखभाल तथा बुवाई कटाई कर सकता है। इसकी वृद्धि आश्चर्यजनक है। 12 घंटे में इसका वजन चौगुना हो जाता है। 1 एकड़ में एक साल में 40 टन फसल काटी जा सकती है। इसके लिए खादें तैयार की जा रही हैं ताकि इस काई को और भी अधिक गुणकारी बनाया जा सके। वनस्पति शास्त्री डॉक्टर सिडनी ग्रीनफील्ड का कथन है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए क्लोरेला आदर्श खुराक की तरह काम में लाई जा सकती है। वह यान में रखे पानी के टैंक में रोज उगाई और रोज खाई जा सकती है। उसकी कृषि अंतरिक्ष यानों में भी हो सकती है। उसे खाद आदि की सहायता से और भी उन्नत किस्म की बनाया जा सकता है। समष्टि जगति का आधार जिस प्रकार समुद्र है, उसी प्रकार व्यक्ति की निजी सत्ता का अस्तित्व एक निजी सागर पर ठहरा हुआ है। यह सागर रक्त के रूप में हमारे समस्त शरीर में व्याप्त है। मोटी आंखों से देखने पर यह लाल पानी भर दिखता है, पर बारीकी से देखने पर उसमें वे समस्त विशेषताएं और संपदाएं मौजूद हैं जो दृश्यमान सागर में दिखाई पड़ती हैं। प्राणी जगत का जीवनाधार सागर जल है और जीवधारा का व्यक्तिगत अस्तित्व उसके रक्त पर निर्भर है। जीवात्मा एक प्रकार की व्हेल मछली है जो रक्त रूपी शरीर में स्वच्छंद विचरण करती है और उसी से अपने लिए सभी सुविधा सामग्री प्राप्त करती है। रक्त की महत्ता यदि हम समझें, उसे शुद्ध और सशक्त बनाए रहें, तो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, आत्मिक प्रगति की दृष्टि से भी हम उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमारे शरीर में पानी की मात्रा अत्यधिक है। देह के पूरे बदन में 2/3 भाग पानी और 1/3 में दूसरी चीजें हैं। रक्त मुख्य रूप से पानी है। शरीर में प्रायः 5 लीटर रक्त होता है, जिसमें 90% तो पानी ही होता है। अन्य तत्व तो उसमें बहुत कम ही रहते हैं। ठोस और कठोर दिखने वाली हड्डी में भी पानी की काफी मात्रा रहती है। औसतन हर मनुष्य को 2.5-3 लीटर पानी हर रोज पीना पड़ता है। अधिक मेहनत करने वाले, अधिक बैले ठाड़े लोग कम पानी पीते हैं। गर्मी में प्यास अधिक लगती है और सर्दियों में कम। गर्मी के कारण शरीर का बहुत सा पानी पसीना तथा भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इसी की पूर्ति के लिए उन दिनों अधिक प्यास लगती है। पेशाब और श्वास में होकर पानी बाहर निकलता रहता है। श्वास द्वारा प्रायः 250 ग्राम पानी बाहर निकलता है। पसीने में होकर प्रायः 1 लीटर पानी बाहर निकलता है। यह निकासी अंदरूनी सफाई के लिए ही नहीं, शरीर को शीतल रखने की दृष्टि से भी आवश्यक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में उसके वजन का 14वां भाग रक्त का रहता है। इसी 1.5 गैलन माना जा सकता है। औसत महिला में 1 गैलन से कुछ कम ही खून होता है। रक्त में जल की मात्रा 70% रहती है। यूं ठोस दिखने वाली भी कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसमें पानी का अंश ना हो। हड्डियों तक में 25% पानी होता है। चर्बी के कोशों में जरूर जलांश 20% रहता है, बाकी सर्वत्र उसका बाहुल्य है। गुर्दों में 81% और मस्तिष्क में उसकी मात्रा 75% रहती है। रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है प्लाज्मा। यह मटमैले पीले रंग का एक तरल पदार्थ है। रक्त का 55% आयतन प्लाज्मा से और 45% अन्य कणों से भरा रहता है। प्लाज्मा के तैरते रहने वाले तैराकों को रक्त के लाल कण, सफेद कण तथा सफेद पपड़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। रक्त के कुछ कार्य मुख्य जो 5 हैं। पहला, विभिन्न अवयवों के तंतु कोशों तक उपयुक्त आहार पहुंचाना तथा उन कोशों में उत्पन्न मल को उस स्थान से हटाना।
दूसरा, विभिन्न अवयवों में जल तथा अम्ल की मात्रा का नियंत्रण तथा शारीरिक तापमान की स्थिरता रखना। तीसरा, हार्मोन आदि ग्रंथियों से उत्पन्न अतिरिक्त रसों को अपने में मिलाकर उनका लाभ समस्त शरीर को तथा उनकी अपेक्षा रखने वाले अंग विशेष तक को पहुंचाना। चौथा, प्रत्येक कोश को ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और पांचवा, रोग कीटाणुओं से लड़कर शरीर की सुरक्षा का प्रबंध रखना। रक्त में उपस्थित कणों पर लाल रंग चढ़ा होता है। इस रंग को हेमोग्लोबिन कहते हैं। यह प्रोटीन जैसा पदार्थ है। इसके एक अंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कितने ही परमाणुओं के साथ साथ एक लौह कण भी रहता है। लाल रंग इस लौह कण के कारण ही होता है। समुद्री जीव जंतुओं में रक्त नीले रंग का होता है क्योंकि उनके रक्त कणों में लोहा न होकर तांबा रहता है। नीले रक्त का नाम शरीर शास्त्र में हेमियोसेनिक दिया गया है। प्लाज्मा में तैरने वाले ठोस कणों को ही रक्त का सार भाग माना जाता है। उन्हीं के द्वारा शरीर के कोशों को ऑक्सीजन तथा आहार मिलता है। इन लाल कणों की बनावट गोल चपटी तश्तरी जैसी होती है तथा किनारे मोटे, बीच का भाग पतला और व्यास 7.2 माइक्रोन होता है। यूं रक्त का भंडार हृदय माना गया है, पर इन लाल कणों की उत्पत्ति का केंद्र सिर की हड्डी के खोखले भाग व रीढ़ की हड्डी में होता है। हाथ पांव की हड्डियों के अंतिम छोरों पर भी यह लाल कण बनते हैं। इन लाल कणों की औसत आयु 125 दिन है। इसके बाद वे मरने लगते हैं। मृतकों की यह लाश हेमोकोमिया कहलाती है। इन लाशों को हटाने का काम तिल्ली के जिम्मे है। तिल्ली में प्रचुर संख्या में मैक्रोफ्लेजेस कोशिकाएं होती हैं। इनका काम है मृत लाल कणों की लाशों को जलाकर उस राख को अपने में आत्मसात कर लेना। साधारणतः ये लाल कण प्रति सेकंड 2300,000 की संख्या में मरते रहते हैं। संतोष की बात इतनी ही है कि बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति को छोड़कर उनकी जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में कुछ अधिक ही रहती है। साधारणतः ये लाल कण प्रति सेकंड 2300,000 की संख्या में मरते रहते हैं। रक्त में अशुद्धि अभक्ष आहार से उत्पन्न होती है। रोगों का प्रारंभ यहीं से होता है। मिर्च मसाले, मांस, मदिरा, तले भुने तामसिक पदार्थ एक तो पचते ही कठिनाई से हैं, फिर वे पच भी जाएं तो अशुद्ध रक्त ही उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार गंदगी डालने से स्वच्छ सरोवरों का जल भी दुर्गंध युक्त हो जाता है, उसी प्रकार अभक्ष्य भोजन से उत्पन्न अशुद्ध रक्त अनेक रोगों का केंद्र बन जाता है। मनोविकार भी रक्त के विषैला बनाते हैं। क्रोध, भय, शोक, चिंता, निराशा ऐसी मनस्थिति का प्रभाव धीरे धीरे रक्त में सन्निहित जीवनी शक्ति को नष्ट करता चला जाता है और उसकी दुर्बलता देखकर कितनी ही बीमारियां चढ़ाई कर देती हैं। रक्त केवल रंगीन पानी नहीं है, उसमें चेतना के कण कोशिकाओं के रूप में भरे पड़े हैं। इन्हीं की सम्मिलित शक्ति हमारी वैयक्तिक चैतन्य सत्ता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यह रक्त के चेतन कण उस आहार और संपर्क से प्रभावित होते हैं जो खाया या अपनाया जाता है। यदि अनीति उपार्जित दुष्ट प्रकृति वालों के द्वारा पकाया या परोसा हुआ होगा तो उसके साथ जुड़े हुए संस्कार रक्त कणों को प्रभावित करेंगे और मनुष्य की मनस्थिति वैसी ही दुष्टता और निष्कृष्टता से घिरती भरती चली जाएगी। संपर्क का अर्थ है समीपता। जैसे लोगों के साथ यह समीप रहा जाता है, उसकी विद्युत चेतना भी अपना प्रभाव छोड़ती है। शारीरिक या मानसिक घनिष्ठता जितनी गहरी होती है, वह प्रभाव भी उतना ही गहरा पड़ेगा। विवाह संबंध में यदि ऐसा ध्यान रखा जाए तो बेहतर ही है। समुद्र के गर्भ में छिपी हुई संपदा की तरह
रक्त कणों में रत्न मणियों से अधिक वैभव छिपा हुआ है। जिस तरह उपलब्ध करने का ज्ञान और साधन न होने के कारण समुद्र जैसे महान भांडागार के समीप रहकर भी बच्चे कुछ लाभ नहीं उठा पाते, खेलने के लिए सीप घोंगे पर बटोरते रहते हैं, वैसे ही हम रक्त रूपी चेतना के समुद्र में निवास करते हुए भी उन संपदाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते जिनसे सिद्ध योगी और तपस्वी संपत्तिवान बनते हैं। गर्म करके सस्ती और विषैली पाराधातु को कुशल चिकित्सक मकर ध्वज जैसी संजीवनी रसायन में बदलते देखते हैं। तपस्वी लोग तितिक्षा और साधना की योगाग्नि में अपनी रक्त संपदा को प्रचंड विद्युत शक्ति संपन्न बना लेते हैं और इस हाड़ मास के शरीर से प्रचंड विद्युत शक्ति संवाहक यंत्र का प्रयोजन पूरा करते हैं। हमारे रक्त सागर में अपार संपदाएं दबी पड़ी हैं। साधना विज्ञान की क्रिया पद्धति यही सिखाती है कि उस अविज्ञात को कैसे जाना जाए और उस अनुपलब्ध को कैसे प्राप्त किया जाए जो हमें दिव्य संपदाओं से सुसंपन्न बना सकता है। बाहर भटकने की अपेक्षा यदि हम अपने भीतर ही तलाश करें तो विभूतियों भरा आपा हमें वह सब कुछ प्रदान कर सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है और उन सब समस्याओं का हल कर सकता है जिनके कारण हम उद्विग्न हैं।